नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ब्लेस। आई एम विवेक शर्मा और हम फिर एक बार जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर वीडियो लेके आए और ये आखिरी वीडियो होगी। इसमें हम सारे बचे हुए डिसीजंस को कवर करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लास्ट वीडियो और इस वीडियो में भी आई होप दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यूज एंड केसेस। ओके, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। पावर ऑफ पार्डन। अभी आर्टिकल 72 में हम पावर ऑफ पार्डन पढ़ते हैं। ये पावर ऑफ पार्डन किसे ग्रांट होती है? एक्चुअली पावर ऑफ पार्डन प्रेसिडेंट को मिली हुई होती है। प्रेसिडेंट के पास होती है और किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास होती है पावर ऑफ पावर। अब ये कैसे केसेस में बोला है? तो कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति स्वतंत्र है। राष्ट्रपति की जो एबिलिटीज़ हैं वो स्वतंत्र हैं, वो कोर्ट के अंदर नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट कोई नहीं होता राष्ट्रपति को ये बोलने वाला कि आपको पार्डन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिना कोर्ट की परवाह, न्यायालय के निर्णय की परवाह किए उसके मामले के गुण दोष पर विचार करने की अनुमति देती है। राष्ट्रपति चाहे, पार्डन मीन्स क्या होता है? पार्डन मीन्स होता है बेटा क्षमा, यानी कि माफ़ी स्लैश माफ़ी। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी माफ़ी दे सकता है। अब किसमें माफ़ी? कि मान लो किसी को जेल हुई है, उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है। किसी को डेथ सेंटेंस हुई है, उसकी वो सज़ा को चेंज कर सकता है, छोटे उसमें प्रारूप में। तो अब चलो क्वेश्चन आता है, मैं यही बता देता हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर ऑफ पार्डन्स। तो उसमें से 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि पूरी तरह से किसी के सेंटेंस को ख़त्म कर देना। मान लो किसी को 20 साल की जेल हुई, प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं ये थोड़ा-सा गलत हुआ है या इंसान ये अच्छा है, तो वो उसकी पूरी पार्डन दे सकता है। ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है? दूसरा है, उसके बाद जो पावर है वो है कम्यूटेशन। ध्यान से नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन होता है कि कोई हार्शर पनिशमेंट है, कोई अगर मतलब कोई सख्त पनिशमेंट है, जैसे किसी को 40 साल की 30 साल की जेल हो गई, ठीक है, उम्र कैद हो गई, उसको 20 साल की जेल में कन्वर्ट करना, कम्यूट करना। कम्यूट मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। तो जो हार्शर पनिशमेंट है उसको लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट करना, कम्यूटेशन। ये दूसरी तरह की पावर होती है। ये सारी पावर्स आर्टिकल 72 के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अब तीसरी पावर है उसकी रिमिशन। रिमिशन, अब देखो मिशन से क्या है? एक नया मिशन, रिमिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो अ, बिना चेंज किए, मान लो किसी को उम्र कैद हुई है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो विदाउट लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चेंज किए, कि मतलब उसको ऐसा नहीं होगा कि जेल से उसको निकाल के कोई दूसरी सज़ा दे दे, नहीं रहेगा तो वो जेल में, लेकिन उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह पे उसको 10 साल की सज़ा दे दी। अब ये प्रेसिडेंट क्यों दे सकता है? ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। प्रेसिडेंट को लग रहा है ये पिछले 10 साल से, मान लो 5 साल किसी को रहते-रहते हो गए, बोल रहा है कि हाँ, ये बंदा अब अच्छा है, थोड़ा ठीक काम कर रहा है, तो उसकी सज़ा को वो रिड्यूस कर सकता है। तो इसे बोलते हैं रिमिशन, एक दोबारा मिशन ले आए, दोबारा से सज़ा को कम कर दिया। उसके बाद है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंड। मान लो मुझे डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, तो मैं प्रेसिडेंट के सामने जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ थ्रू द अथॉरिटीज़ और ऑफिशियल्स कि भाई मुझे थोड़ा-सा टेम्परेरी मेरी सज़ा को जो है वो सस्पेंड कर दो, टेम्परेरी सस्पेंड कर दो, क्योंकि मैं और इसके ऊपर केस लड़ना चाहता हूँ। तो वो रिप्रीव के अंदर आता है, ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है, वो टेम्परेरी सस्पेंड कर सकता है। और लास्ट है रिस्पाइट। रिस्पाइट होता है कि मान लो कोई सज़ा भुगत रही है लेकिन वो लेडी प्रेग्नेंट है। मान लो कोई फिज़िकली हैंडीकैप बंदा है, डिसेबल्ड बंदा है, तो ऐसे लोगों के लिए रिस्पाइट पावर का यूज़ करके प्रेसिडेंट, मान लो किसी लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको 10 साल की सज़ा थी, बट उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसकी सज़ा को कम करके वो 2 साल 3 साल कर सकता है। ओके, गॉट इट? तो ये होती है रिस्पाइट। तो ये सारी पावर्स जो है मैं एनसर्कल कर देता हूँ, ये सारी पावर्स आप एक बार पॉलिटी में रिवाइज कर लेना। और वैसे जब मैं पॉलिटी का सेशन लेके आऊँगा तो अच्छे से सारी पावर्स जो है मैं पढ़ाऊँगा। वन शॉट पॉलिटी का हम पढ़ेंगे, 5-6 घंटे के अंदर पॉलिटी सारी ख़त्म करेंगे मैक्सिमम। तो अब हम ये पावर क्यों पढ़ी? क्योंकि कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में प्रेसिडेंट के सामने ये आया कि प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रेशनरी, यानी कि उसके विज़न के ऊपर निर्णय करता है कि वो कौन सी पावर पार्डन ग्रांट करेगा और कौन सी नहीं करेगा। इसमें कोर्ट कोई नहीं होता,
क्वेश्चन करने वाला। ठीक है, समझ आ गया? जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू एज बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर, अभी हमें दो चीज़ समझनी है। पहली चीज़ जिनको लोगों को नहीं पता उनको समझ लेते हैं कि बुनियादी संरचना क्या होती है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा क्या है, दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है बेटा कि मान लो सरकार कोई लॉ लेके आती है, ठीक है, जैसे राम मंदिर के ऊपर लॉ लेके आई, आर्टिकल 370 को हटाया। तो सरकार कोई भी लॉ अगर लेके आती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि जुडिशरी के अंदर उस पिटीशन को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू का मतलब है उसको देखा जाएगा कि जो भी लॉ लाया है, जो भी एक्ट हटाया है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। ठीक है, उसकी वैलिडिटी चेक की जाएगी। अगर वो वैलिड नहीं है तो उसे अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दिया जाएगा। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये लॉ का वर्ड है अल्ट्रा वायर्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसे घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए हम रिजर्वेशन लेके आए थे, याद करो, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को 5 जजेस की बेंच ने 3 ने हाँ और 2 ने ना से उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। और गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या बोला कि जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। अब कोर्ट ने ऐसे क्यों बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। अभी हम केस पढ़ते हैं, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यानी कि एल चंद्र कुमार का यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस था, और इस केस में क्या बोलता है कि विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न और आवश्यक अंग घोषित किया है। यानी कि वही जो बात मैं आपको बता चुका हूँ, लेजिस्लेटिव जो एक्शन लेगा, जो भी पार्लियामेंट जो भी एक्शन लेती है, या जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी एक्शन लेती है, उस एक्शन, कोई भी लॉ लाती है, कोई भी बिल लेके आती है, उसके ऊपर वो इंटीग्रल पार्ट है, कोर्ट जो है उसके ऊपर संज्ञान लेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी यही समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर मूल अवधारणा के अंदर आती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ भी चेंज नहीं कर सकती है, जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। जैसे अब जैसे मतलब पार्लियामेंट एक लॉ ले आए कि भैया हम तो जुडिशियल रिव्यू को ही हटा रहे हैं, न्यायिक समीक्षा मतलब कोर्ट से पावर छीन रहे हैं कि तुम किसी चीज को जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते। तो कोर्ट वो तो लॉ ला सकते हैं, लेकिन उनके ये उनके मैं बोलूंगा उनके क्षेत्र से, उनकी बाउंड्री से बाहर है कि वो इस चीज को हटा सके, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1973 में वो कोर्ट बोल चुका है कि ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू, सेकंड प्रीअम्बल बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, और संसद इनके ऊपर जबरदस्ती नियम नहीं बना सकती है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती गई। ठीक है, तो 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, जिसे शंकरी प्रसाद केस भी बोला जाता है, शंकरी प्रसाद केस में क्या था, रूल्ड दैट लॉ इन आर्टिकल 13(2) डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। उसने बोला था कि 13(2) एक्चुअली बेटा 13(2) के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो लॉ है, लॉ एक वर्ड लिखा हुआ है, लॉ यानी कि कानून एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो 13(2) में ये लिखा हुआ है। तो ये बोला कि संवैधानिक संशोधन जो इसके अंदर 13(2) के अंदर फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि पार्ट 3 में जो संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए जो लिखा हुआ है, वो एक्चुअली ये इसके लिए नहीं है, वो कानून में शामिल नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में बदलाव नहीं किया जा सकता, शंकरी प्रसाद केस में बोला। उसके बाद सेकंड केस आया गोलकनाथ 1967। गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि कोर्ट अपने पुराने डिसीजन को रिव्यू करती है और उसे पलट देती है, यानी कि 11 जजेस की बेंच थी, क्योंकि 6 ने हाँ बोला, 6:5 और 5 ने ना बोला। 6:5 में ये पास हो जाता है कि लेजिस्लेटर कैन नॉट अबॉलिश अ सर्टेन फंडामेंटल राइट, कि जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेशन है, वो फंडामेंटल राइट्स को तो हटा नहीं सकती, लेकिन
लॉ जो है आर्टिकल 13(2) में जो लॉ वर्ड है, कानून वर्ड है, उसके तहत अमेंड कर सकती है। तो इनडायरेक्टली ये क्या बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकते, लेकिन तुम अमेंड कर सकते हो। अमेंड कर सकते हो तो फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकते हो 13(2) के तहत। ये गोलकनाथ केस में आया। अब इसका फायदा उठा के तो भाई फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किए जा सकते हैं। फिर दूसरी 1967 के बाद 5-6 साल के अंदर ही केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1973 आ गया। अब इसमें आता है सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। इसने बोला फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, बिल्कुल करो। फंडामेंटल राइट में संशोधन आप कर सकते हो, आप इवन डीपीएसपी में कर सकते हो, आप कहीं भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन इसने बोल दिया उसकी मूल संरचना में नहीं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। ऐसा स्ट्रक्चर जो बेस है संविधान का, जिस पर संविधान टिका हुआ है, उस पर आप नहीं कर सकते चेंजेस। और गोलकनाथ का जो फैसला था कि आप चेंज कर सकते हैं 13(2) के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 13(2), उसको कैंसिल कर दिया इन्होंने, अमान्य साबित कर दिया। अब कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी, ठीक है, कि भाई ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं। कोर्ट ने बोला हम बताएंगे टाइम टू टाइम कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जुडिशियल रिव्यू, क्या हम रिव्यू कर सकते हैं कोर्ट हर चीज का, बिल्कुल ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसने बोला फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, बिल्कुल ये बेसिक स्ट्रक्चर में। प्रियम्बल सेक्युलर सोशलिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर में। तो कोर्ट टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहता है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, क्या नहीं आता, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। इसके बाद डिफाइनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ आपको। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर होगा। लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष होगा, सेक्युलर कैरेक्टर होगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्युलर वर्ड जो है, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रेट डेमोक्रेटिक, जो इंटीग्रल वर्ड है, ये तीनों वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है, और ये प्रियम्बल में ऐड किए गए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया प्रियम्बल में तो चेंज ही नहीं हो सकता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि 1973 में ऑलरेडी कोर्ट बोल चुका है, फिर ये कैसे ऐड कर दिए? तो ये इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए 1978 में 44th अमेंडमेंट के टाइम पे सारी चीजें बदल दी गई, लेकिन ये नहीं बदला। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये कुछ अच्छे के लिए हुआ है, मतलब इससे किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी क्रीड, रेस, नस्ल, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अच्छे के लिए हुआ है। तो देखो ये तो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग के और जजेस के मन के ऊपर है, वो कुछ भी चीज को जस्टिफाई कर देते हैं और कुछ भी चीज को नहीं करते। तो ये अच्छे के लिए उन्होंने बोल के ये उसमें एज इट इज प्रियम्बल में छोड़ दिया। यानी कि आप इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन हुई है, उसने ये बोला है कोर्ट ने, क्योंकि सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन हमारे आर्टिकल 25 से 30 के बीच में जो रिलीजियस आर्टिकल है, ये तो ये प्रूव करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। तो कोर्ट ने बोला कि ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं। कानून का शासन होगा, न्यायिक समीक्षा होगी, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एंड सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। एग्जीक्यूटिव का कोई भी जुडिशरी पे कंट्रोल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पार्लियामेंट वगैरह और लेजिस्लेटिव वगैरह ये सब होता है। तो ये किसमें, आर्टिकल आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आर्टिकल 50 में भी ये लिखा हुआ है डीपीएसपी में, ठीक है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आते हैं एक्सपेंडिंग द राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के ऊपर बेटा काफी ज्यादा बहस हुई है। आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। और मतलब हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 21, राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड, मतलब फ्रीडम जैसे आर्टिकल 19 में फ्रीली मूव, राइट टू फ्रीली मूव, है ना, ये सारी चीजें हमें आर्टिकल 21 प्रोवाइड करवाता है। इस पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आए, हम देख लेते हैं वन बाय वन जल्दी जल्दी। सबसे पहला केस है राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, काफी इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2021 में पेपर में भी आया हुआ है ये। जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, कि सबको प्राइवेसी का अधिकार है, सबको निजता का अधिकार है। तो ये पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिक्लेयर कर दिया गया। ये किस किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21 के ही अंदर आता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट टू इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट पहुंच का अधिकार, सबको इंटरनेट का अधिकार है। तो फातिमा सेरेन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में आर्टिकल 21 के ही अंदर ये बोला गया कि सबको इंटरनेट एक्सेस का अधिकार है, इंटरनेट एक्सेस का
अधिकार है। गवर्नमेंट को हर किसी को इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। राइट टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड क्या है? आजीविका। मान लो कुछ लोग हैं जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, ठीक है, फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं कुछ, जिनके अब जिन उनके भी तो कुछ अधिकार होंगे, ठीक है, जो रोज श्रमिक हैं, जो रोज काम कर रहे हैं, उनके भी तो अधिकार है। तो सबको लाइवलीहुड, आजीविका, रोजी रोटी कमाने का सबको अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट बना के आर्टिकल 21 में इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है, कि कोई किसी भी जो पावरलेस बंदा है, जो कोर्ट केसेस नहीं जा सकता, उनका भी अधिकार का हनन ना हो। समझ आ रहा है? और ये कौन सा केस है? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप ऐसे बोल याद कर सकते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो बाहर फुटपाथ वाले लोगों पर ज़्यादा ऐसे ही करते हैं कि भागो यहाँ से, बोलते हैं ना, उनकी झुग्गी वुग्गियों को हटाने के लिए। तो ओल्गा टेलिस जो है, वो एक बंदा बाहर आया और उसने म्युनिसिपल के अगेंस्ट ही केस कर दिया कि भाई सब लाइवलीहुड का तो सबको अधिकार है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है राइट टू स्लीप एंड हेल्थ। राइट टू स्लीप एंड हेल्थ कब आया? आर्टिकल 21 में कब ऐड किया? जैसे रामलीला मैदान इंसिडेंट आपने देखा होगा, रामलीला मैदान इंसिडेंट से याद कर लो। रामलीला मैदान में जब हम धरना देते हैं, तो उस टाइम पे हमारी नींद भी खराब होती है, हमारी हेल्थ भी खराब होती है। तो सरकार ने बोला, सॉरी, कोर्ट ने बोला सरकार को कि भाई उनके लिए सोने के लिए भी वहाँ आपको टेंट वगैरह प्रॉपर व्यवस्था करो, उनकी हेल्थ के लिए वहाँ व्यवस्था करो, आप उनकी दवाइयाँ, इमरजेंसी मेडिकेशन वहाँ पहुँचाओ, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रामलीला मैदान केस, इसको विंसेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बोलते हैं, जिसको राइट टू हेल्थ और राइट टू स्लीप को आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया गया। ईजी है। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी, एविडेंस एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे अब क्या क्या केसेस हुए हैं। साक्ष्य, जो एविडेंस मिलते हैं, ऊपर भी हम कुछ एविडेंस केस पढ़ चुके हैं। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसा के हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। चलो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंस में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ला बी देसाई। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रफुल्ला बी देसाई का निष्कर्ष क्या निकला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट केसेस पर डिस्कशन हो सकता है। मतलब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस को भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर कोई कोर्ट में आ नहीं सकता, तो वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोई भी साक्ष्य जो है वो दर्ज किए जा सकते हैं और उन साक्ष्य को रिकॉर्ड में स्वीकार कर लिया जाएगा। क्योंकि आज तो देखो, आजकल कोर्ट तो सब ऑनलाइन हो गया, सब सब चीज़ें हम उसकी देख सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंस को कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, ये किस केस में हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको सीधा टिक लगाना है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज प्रफुल्ला बी देसाई केस में। इसके बाद नार्को एनालिसिस टू आर्टिकल 23, ठीक है, 20 का पार्ट 3 है। इसमें क्या होता है? ये केस का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, इसको आप याद कर लेना, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक्चुअली पहले हम आर्टिकल 23 को समझते हैं। आर्टिकल 23 में बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही अगेंस्ट में कोर्ट में बोलता है कि भाई मैंने ये केस किया है, मैंने ये जुर्म किया है, तो उसको कोर्ट एज अ साक्ष्य, एविडेंस नहीं मानेगी, क्योंकि खुद की दी हुई गवाही को कोर्ट एविडेंस नहीं मानता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका नार्को टेस्ट किया जाए, ठीक है, नार्को टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट करने के लिए पहले कंसेंट की जरूरत है, मतलब परीक्षण के लिए उस बंदे की सहमति चाहिए। अगर वो सहमति तैयार है कि ठीक है, अगर उसने कोई क्राइम किया वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस में होता है मोस्टली नार्को टेस्ट, तो उनको नार्को मशीन पे लगा के, मशीन्स वगैरह पे लगा के टेस्ट के लिए ले जाते हैं। और वो क्या होगा? अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो बयान देगा, ठीक है। एनालिसिस का अनिवार्य प्रशासन आत्म अभिशंसा के अधिकार 3 का उल्लंघन करता है। फिर ये 20-30 का उल्लंघन कर देगा, क्योंकि वो अपने अगेंस्ट ही बयान देगा। अपने अगेंस्ट ही जब वो बयान देगा, तो वो एज अ एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में। ये बात सबको समझ आ रही है? कोर्ट में वो एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बागची वर्सेस ईना बागची। अमिताभ बागची वर्सेस ईना बागची का मैट्रिमोनियल वीडियो एविडेंस। मैट्रिमोनियल वीडियो एविडेंस में कोर्ट कहता है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ का मसला है, मतलब शादी से रिलेटेड है, तलाक से रिलेटेड है, और वो वैवाहिक मामलों में कोई प्रॉब्लम है और वो देश से बाहर रहते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों पक्ष की बात सुनी जा सकती है और चीज़ों को एविडेंट माना जा सकता है। ये बात समझ आ रही है? अगर वो देश से बाहर रहते हैं, इसको ऐसे याद कर लो, अमिताभ बागची, ईना बागची, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बाहर रहते हैं, अब एक दूसरे के अगेंस्ट में केस कर दिया है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में। तो अब बाहर रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, तो कैसे करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करेंगे और उनकी बात को एविडेंस मान लिया जाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
कुछ लैंडमार्क डिसीजंस हैं कोर्ट के आरक्षण के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर, इनको देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट एंड रिजर्वेशन, पहली अमेंडमेंट और पहला संशोधन और आरक्षण रिजर्वेशन क्या है, इसको बेटा अच्छे से याद कर लेना। चंपकम चंपकम देवरार्जन, ठीक है, आपको चंपकम याद रखना, देवरार्जन याद होना हो। स्टेट ऑफ मद्रास, चंपकम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या है, विच हेल्ड द रिजर्वेशन वायलेटेड द राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15(4) वाज एडेड टू नलीफाई दिस। तो जिसमें यह माना गया कि आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसे निष्प्रभावी करने के लिए 15(4) जोड़ा गया। अब सुनो, फर्स्ट अमेंडमेंट एंड रिजर्वेशन, एक्चुअली जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी तो फर्स्ट अमेंडमेंट में नाइन्थ शेड्यूल भी जोड़ा गया था, नाइन्थ शेड्यूल भी उसमें ऐड कर दिया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि रिजर्वेशन ऐड किया था, समझो इस बात को। लेकिन अब 15(4) को हम समझते हैं पहले। 15(4) से पहले क्या आता है, 15(1). आर्टिकल 15(1) कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। अब फिर आप पहली अमेंडमेंट कर देते हो, पहला संविधान में संशोधन कर देते हो और आप बोलते हो कि नहीं नहीं हम रिजर्वेशन भी देंगे। तो अगर आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, आरक्षण दे रहे हो, तो आप इक्वलिटी तो कर नहीं रहे उसके साथ में, मतलब ये क्वेश्चन आता है। लेकिन नहीं, कोर्ट ने बोला कि ये राइट टू इक्वलिटी 15(1) और इसमें एक और आता है 29(2), यानी कि रिलीजन को प्रॉस्पेर करना, रिलीजन के अपने रिलीजन के बारे में सबको बताना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये भी कर सकते हैं, इक्वलिटी है, सबको आज़ादी है इसकी भी। तो वो इन दोनों को, ये तो रिजर्वेशन जो है अगेंस्ट में जा रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट में 15 का पार्ट 4 भी जोड़ा कि इक्वलिटी तो हो, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और अब ईडब्ल्यूएस भी है, फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, इनके लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए हमें रिजर्वेशन देना होगा। तो ये आर्टिकल 15(1) को नलीफाई नहीं कर रहा है, तो ये नया आर्टिकल जोड़ दिया। ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये किस में हुआ, ये चंपकरम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया, अपहोल्डिंग ओबीसी रिजर्वेशन, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोस्टली लोगों को पता होता है, नहीं पता तो आप याद कर लेना। इंदिरा साहनी ने यूनियन ऑफ इंडिया से केस लड़ा काफी दिन, और लास्ट में उस केस का निष्कर्ष क्या निकला कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, आउट ऑफ 100%। 51% तो रिजर्व है, जनरल कैटेगरी, बचा हुआ 49%, इसमें से 27% जो है वो ओबीसी को मिलेगा। अब इस 51% में 10% किसे मिल गया है, ईडब्ल्यूएस को। तो अनरिजर्व्ड कितना है, जनरल के लिए कितना है इस टाइम पे, जनरल के लिए बेटा 41%। समझ आ रहा है। तो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये डिसीजन किस केस में दिया, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। इसके बाद एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन लिमिट्स, क्या लिमिट थी इसकी, अब ये याद कर लो आप, चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस आंध्र प्रदेश। तो चेब्रोलू लीला प्रसाद, आपको याद ना रहे तो लीला प्रसाद से याद कर लो, लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके अंदर क्या डिसीजन आया कोर्ट का कि एक बार अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान किया जाता है तो 16(6) के तहत कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब 16(1) में अब हम देखते हैं, 16(1) में क्या है, 16(1) में ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ध्यान से समझना इसे, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है बेटा यहाँ गवर्नमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब क्या होगा कि अब 16(1) में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी बोल दिया, लेकिन 16(4) में क्या बोला है कि आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी को एक्स्ट्रा, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो इसने क्या बोला इस केस में कि ये 16(1) के कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब आप 16(1) का यूज करके ये नहीं बोल सकते कि आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए। तो एक कोर्ट ने किस केस में किया, लीला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप्स एंड लेबर राइट। अब लेबर राइट और जो मतलब काफी ज्यादा पीड़ित वर्ग है उसके लिए भी कुछ कोर्ट ने केसेस आए। तो लेबर, तो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन, बाल श्रम निवारण, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टेट ऑफ तमिलनाडु और एमसी मेहता, इन दोनों का केस था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अगेंस्ट में एमसी मेहता ने। तो कोर्ट ने क्या इशू किया, चाइल्ड लेबर
हजार्डस ऑक्यूपेशन मतलब खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश किस केस में जारी हुए? एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद वुमन इन आर्मी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। बबीता पूनिया कहाँ है? हरियाणा से है। तो आपने ये देखा होगा, ऐसे करके याद कर लो कि हरियाणा के बहुत सारे लोग आर्मी के अंदर जाते हैं, राजस्थान यूपी हर जगह से जाते हैं, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आप याद करने के लिए, हरियाणा से तो बबीता पूनिया, हरियाणा से तो उसने केस कर दिया कि भाई हमें भी लो आर्मी में एज अ लड़की, हमें भी परमानेंट कमीशन दो। तो वुमन इन आर्मी परमानेंट कमीशन के लिए क्या किया कि ruled that the government must take steps for permanent commission for women officers in Indian Army। क्या बोला कि यह निर्णय दिया गया कि सरकार को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन के कदम उठाना चाहिए। किसमें? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस के अगेंस्ट में होगा, बबीता पूनिया का केस रहा। क्या इसके अंदर कदम उठाया कि देखो एनडीए में लड़कियां जाने लगी, ठीक है, परमानेंट कमीशन मिलने लगा, सीओ रैंक और उससे ऊपर लड़कियों का प्रमोशन होने लगा। पहले भी होता था, बहुत कम होता था लेकिन, ठीक है। इसके बाद फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है कि यह माना गया कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना बलात् श्रम का एक रूप है, कि फोर्स लेबर कि मिनिमम वेजेस, बेटा एक मिनिमम लेबर लॉ है, जब आप पढ़ेंगे उसके लिए, मैं अभी लेबर लॉ कंप्लीट करवाऊंगा, तो उसमें मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है। मिनिमम वेजेस मतलब आप एक हफ्ते में मैक्सिमम 56 आवर्स वर्क कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको इतनी पेमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे मिनिमम वेज, अगर इससे ज़्यादा कोई आपसे कर रहा है तो वो आपसे बंधुआ मजदूरी के अंदर आएगा, बंधुआ मजदूरी करा रहा है, आपको न्यूनतम मजदूरी उसे देनी ही पड़ेगी। ये किसने बोला? यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, भारत संघ के अगेंस्ट में किसने? यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। अब इसको ऐसे याद कर लो, डेमोक्रेटिक राइट, जो राइट्स अपने अधिकारों का मांग करे, जो ऐसे पीपल्स, ऐसे लोग जो अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं, वही तो बोलेंगे कि भाई हम बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस है, ठीक है। इसके बाद है कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नीलावती बेहरा, नीलावती बेहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये बोलता है कि सरकार की राज्य की अभिरक्षा में अनैच्छिक रूप से रहने वाले लोगों के प्रति विशेष जिम्मेदारी है उनके जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करना। गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज इनवॉलंटरी इन स्टेट कस्टडी एंश्योरिंग टू देयर राइट टू लाइफ। यानी कि किसी भी अगर व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने किसी भी केस के ऊपर, तो ये पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है कि राइट टू लाइफ उसका प्रिजर्व करना। और राइट टू लाइफ हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21, दैट इज फंडामेंटल राइट। समझ आ रहा है? तो कस्टडी के बाद भी नीलावती बेहरा कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है आपको, ठीक है। इसके बाद है मॉडर्नाइजिंग लॉ एंड सोशल नॉर्म्स। जो अभी मॉडर्न लॉज और क्या क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में नया क्या मॉडर्न लॉज आए हैं, क्या नए नियम आए, आप एक बार इसको भी देख लेते हैं। थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन, द नया लॉ है ये तो, मॉडर्न लॉ, ठीक है। तीसरे जेंडर को मान्यता दे दी गई है। अब ये किस केस में दी गई थी? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और आरक्षण लाभों का आदेश दिया। क्लियर है? इसके बाद ट्रिपल तलाक, हर कोई जानता, तीन तलाक को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। किस केस में हुआ? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सायरा बानो वर्सेस यूनियन, सायरा बानो को हर कोई जानता है। सायरा बानो केस में तीन तलाक को, जिसे हम तलाक बिद्दत भी बोलते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और इसके लिए 7 साल तक का, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 7 साल तक के केस में उसको जेल में डालने का प्रावधान रखा और कुछ पैसे वैसे का भी रखा था। डिजिटल फ्री स्पीच, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया, जो आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति देती है। एक्चुअली सेक्शन 66A में आईटी एक्ट में क्या था कि अगर कोई इंटरनेट पे आपत्तिजनक कोई भी सामग्री, यानी कि चाहे वो पर्सनल फोटोज हो या किसी दूसरे के अगेंस्ट में कमेंट हो, उसको आप नहीं कर सकते, उसमें अरेस्ट का केसेस था, ठीक है, सेक्शन 66A में। लेकिन इन्होंने क्या किया कोर्ट ने कि नहीं नहीं, ये हमारी फ्री स्पीच किसके अंदर आता है? अब ऐसी चीजें ना तुरंत के तुरंत रिवाइज कर लेनी चाहिए।
आर्टिकल 19 के अंदर फ्री स्पीच और फ्रीडम की बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या है, कोर्ट ने बोला कि हमारा फंडामेंटल राइट है भाई। कोर्ट ने क्या बोला, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप इसे नहीं हटा सकते। समझ आ रहा है? ओके, तो किस में, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया। इसके बाद कंक्लूजन ये है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मुख्य बातें क्या क्या है कंक्लूजन में। मुख्य बातें ये है कि अभी तक सबसे जो लार्जेस्ट बेंच है वो 13 जजेस की बेंच है, मतलब 13 जज एक साथ बैठ के किसी केस पे सुनवाई करी। और वो केस कौन सा था बेटा, वो केस था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की। और ये केस जो कैसे पास हुआ, 7-6, यानी कि 7 लोगों ने हाँ किया और 6 लोगों ने ना किया, 7-6 की मेजोरिटी से 13 जज ने पास कर दिया। अगर अब बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना है तो 15 जजेस की बेंच चाहिए। समझ आ रहा है? उससे ज़्यादा की बेंच चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सपेंडेड फंडामेंटल राइट, जीवन का अधिकार सबसे अधिक बार विस्तारित मौलिक अधिकार है, क्लियर है। उसके बाद 1993 में नीलावती, अभी हम नीलावती बेहेरा केस पढ़ चुके हैं, कस्टोडियन डेथ जजमेंट। इसमें क्या है कि अगर हम कस्टडी में किसी, क्या हुआ था उस टाइम पे कि कस्टडी में होने के बाद डेथ हो गई थी, तो कस्टडी में डेथ होने पर ये बोला कि अगर आपने कस्टडी किसी की है तो आपको उसकी राइट है, उसकी लाइफ का अधिकार, उसका राइट है, ये उसकी लाइफ आपको प्रिजर्व करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये किस में आया, नीलावती बेहरा केस में, ठीक है। इसके बाद देखो वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल, कुछ अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक जो वन लाइनर है वो भी लेके आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका कुछ छूटे ना, जितना भी है सारा कवर हो जाए, आपको कहीं से भी जुडिशियल डिसीजंस और केसेस देखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी टेस्ट लगा लेना, सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ वन लाइनर डिसीजंस हैं, इनको जल्दी जल्दी हम एक बार देख लेते हैं। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में क्या है कि विधानमंडल मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम नहीं कर सकता, ठीक है। ये गोलकनाथ केस में स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट में गोलकनाथ का केस था, जिसमें ये बोला गया लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अंदर क्या आता है, पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान परिषद भी आता है। तो जितना भी विधानमंडल है वो फंडामेंटल राइट को नहीं हटा सकता, अबॉलिश नहीं कर सकता। ये किसने बोला, 6:5 की मतलब 11 जजेस की बेंच होगी ना, 6 और 5 11, 11 जजेस की बेंच थी, इसमें 6 ने हाँ किया और 5 ने बोला कि नहीं हटा सकता है। तो मेजोरिटी तो 6 की तरफ है, तो बोला फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकता। क्लियर है गोलकनाथ? तो फंडामेंटल राइट को कर्टेल के ऊपर है गोलकनाथ केस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस क्या था, न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के अर्थ और दायरे को कम नहीं बल्कि बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि गोलकनाथ केस की और पुष्टि करी है मेनका गांधी केस में। समझ आ रहा है कि जो कोर्ट है, कोर्ट मस्ट प्रमोट नॉट डिमिनिश द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का जो कोर्ट एक्सप्लेन करती है ना, क्योंकि किस आर्टिकल का क्या मतलब है, ये पावर एक्सप्लेन करने की तो कोर्ट के पास है। तो कोर्ट जब एक्सप्लेन करती है उसका मीनिंग, तो उसका मीनिंग और स्कोप में हमेशा बढ़ावा करना चाहिए, उसे कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यानी गोलकनाथ केस को और एक्सटेंड करके मेनका गांधी केस में ये भी फंडामेंटल राइट को बढ़ावा देने के ऊपर, आप ऐसे करके याद कर लो मेनका गांधी केस, ठीक है। अब है ए गोपालन केस। ए गोपालन केस में क्या होता है, प्रोटेक्शन अंडर 20 आर्टिकल 21 इज ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट स्टेटरी एक्शन। यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण, जो संरक्षण दिया जाएगा, ये 2021 में केस आया के गोपालन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केवल मनमानी कार्रवाई कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ है, वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। याद रहेगा सारे लोग ए के गोपालन केस, यानी कि मनमानी कार्रवाई के खिलाफ आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण है। वैधानिक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में काम कर देते हो तो आपको संरक्षण नहीं मिलेगा। एक ही गोपालन केस हो गया। उसके बाद कुछ 5-6 और रह गए, ये देख लेते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अभी हमने क्या पढ़ा था, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। ये है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर नाम पहली बार आया वो आया था केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला। इसमें कंफ्यूज मत होना, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अलग है, यूनियन ऑफ इंडिया अलग है, आप ऊपर जाके एक बार वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हो। और स्टेट ऑफ केरला अलग है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संरचना सिद्धांत की पहली बार बात कहाँ की गई थी, तो आप बोलोगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके बाद एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में क्या है, विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। जुडिशियल रिव्यू ओवर लेजिस्लेटिव एक्शन इज एन, मैं ये पढ़ा चुका हूँ जुडिशियल रिव्यू। और
एल चंद्र कुमार केस में जुडिशियल रिव्यू ओवर लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेशन ने कोई भी लॉ लाया है, कोई भी बिल लेके आए, उसके ऊपर एसेंशियल मीन्स होता है अनिवार्य है, फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस। तो जुडिशियल रिव्यू करना ही करना है कोर्ट को हर एक लॉ के अगेंस्ट में। तो ये किस केस में बोला गया? एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद कर लेना, जुडिशियल रिव्यू की अनिवार्यता के ऊपर है ये। उसके बाद है रामकृष्ण बनाम केरल राज्य। रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में ये नॉर्मल स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वॉलेट आर्टिकल 21। ये बोला गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार को, क्योंकि आप धूम्रपान मरोगे तो किसी का राइट टू लाइफ कम हो रहा है ना, तो उसका उल्लंघन है। इसके केस में आपको कस्टडी में भी लिया जा सकता है। समझ आ रहा है? तो ये बात याद रखना। ये कौन से केस में? राइट, स्मोकिंग का बात रामकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अभी आप ये याद कर लो, रामकृष्ण परमहंस स्मोकिंग तो करते नहीं थे, तो उसके अगेंस्ट में तो केस करेंगे ही करेंगे वो। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? पैसिव इथिनेसिया वॉज लीगलाइज्ड है। अब ये पैसिव इथ्यूनेसिया क्या है? बेसिक पैसिव इथ्यूनेसिया होता है इच्छा मृत्यु। इससे पहले कोई भी इंसान अगर मतलब जैसे कोई भी मर जाता है ना, अपने आप खुदकुशी कर लेता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अपराध है, इल्लीगल है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बच गए तो आपको जेल होगी। समझ आ रहा है? लेकिन आपको इच्छा मृत्यु मिल सकती है। आप कोर्ट से अपना एक एज के बाद आप इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं, तो इसको लीगलाइज कर दिया गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, इच्छा मृत्यु को। ये किस केस में किया? अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ। ये आपको याद करना, इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे वन वर्ड थे तो मैंने लास्ट में रखे हैं, वन लाइनर थे, सॉरी, वन लाइनर्स को मैंने लास्ट में रखा है। की रूलिंग्स ऑन गवर्नेंस, जस्टिस एंड लाइबिलिटी। शासन, न्याय और दायित्व पर कुछ प्रमुख निर्णय आए, उनको भी देख लेते हैं एक बार। ये लास्ट पेज है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, स्टेट ऑफ बिहार में ये क्या है? जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। ठीक है, कि मतलब राइट टू स्पीड जस्टिस, हमें स्पीडी जस्टिस, बहुत जल्दी न्याय मिलना चाहिए, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जल्दी न्याय होना चाहिए। जैसे जो रेप केसेस हैं उसमें स्पीडी कोर्ट बना दिए हैं ना 2013 के बाद से, ऐसे ही ये हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये है स्पीडी जस्टिस के लिए। उसके बाद एनवीरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। खतरनाक औद्योगिकी गतिविधियों पर सख्त दायित्व और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू है। ठीक है, अगर आप एनवायरमेंट के खिलाफ अगर जाते, 2021 में ये क्वेश्चन आया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एनवीरो लीगल एक्शन है। अगर आप जाते हो तो पॉल्यूटर पे जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको पे भी करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसके बाद है नोटा जजमेंट। नोटा जजमेंट 2013, मतदाताओं को नकारात्मक मतदान का अधिकार, मतदाताओं को नकारात्मक मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब 2013 से पहले नोटा की व्यवस्था नहीं थी। देखो वन लाइनर है, आप याद कर लेना नोटा जजमेंट क्या है। यानी कि कोई भी किसी न किसी पार्टी को आपको वोट डालना ही डालना पड़ेगा। लेकिन 2013 में नोटा जजमेंट आया कि नहीं भाई, हम नहीं वोट डालना चाहते, तो आप को नेगेटिव मतदान भी आप कर सकते हो, नोटा भी दबा सकते हो। ठीक है, याद रहेगा, नोटा जजमेंट ईजी है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लास्ट केस है। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ फॉर लेजिस्लेटर सेंटेंस टू 2+ ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर 2 वर्ष या अधिक कारावास की सजा पाए विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त की जाएगी। ये लिली थॉमस केस है कि अगर कोई भी एमपी है या कोई एमएलए है, उसको 2 साल से ज़्यादा का अगर केस हो जाता है, सजा हो जाती है, 2 साल प्लस की सजा, तो उसकी मेंबरशिप तुरंत कैंसिल की जाए। आपने देखा होगा गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल से ज़्यादा की सजा दे दी थी, तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल होने तक बात आ गई थी। लेकिन उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनमें बात गई, उसके बाद स्टे लगा दिया, तो उनकी मेंबरशिप रुक गई। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2 साल से ज़्यादा अगर कोई एमएलए एमपी को इम्प्रिजनमेंट की बात है तो कैंसिल उनकी मेंबरशिप करी जाएगी। ठीक है, आई होप दैट कि मैंने मोस्टली जो है वो कवर कर लिए हैं इसमें। 99% आपके सारे इंपॉर्टेंट केसेस इसमें कवर हो चुके हैं। कोई एक दो वन लाइनर केस होगा तो होगा, नहीं तो आपको अदर कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप टेस्ट लगाओ, आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में सारा कुछ कवर हो चुका है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑल द कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप मेरा मनोबल बढ़ाओ।